जनसंचार माध्यम या अन्य माध्यमों की क्या भूमिका है समाज में साक्षरता को बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा जो भी साक्षरता के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं वो बहुत तरह की किताबों का आप कह लीजिए प्रकाशन करती हैं, कैसे साक्षर बनाया जाए, इस तरह के बहुत सारे जो है शिक्षण सामग्रियां बनाई जाती हैं। इनका प्रयोजन यह होता है कि हम लोगों को साक्षर बनाने के लिए ऐसे तरीके प्रयोग में लाएं जो रुचिकर हों और लोग रुचि लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के साक्षर बनने का प्रयास करें, खास करके बच्चे। जब हमारे देश में इतने संचार माध्यमों की प्रचुरता है, हमारे पास रेडियो स्टेशन है, मतलब रेडियो के द्वारा हम काफ़ी जनसंख्या को कवर कर सकते हैं। बहुत तरह के समाचार पत्र भी हैं, पत्रिकाएं भी निकलती हैं, दूरदर्शन का माध्यम भी काफ़ी दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहा है। बहुतेरे प्रकार के चैनल आज हमारे पास हैं। जब ऐसी स्थिति है तो इन माध्यमों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, प्रथमतः हमारे देश की असाक्षरता को हटाने के लिए। अगर इन संचार माध्यमों से अगर हम अपने देश की निरक्षरता को दूर कर लें तो मैं मानता हूं कि ये इन संचार माध्यमों की उपयोगिता का सबसे ऊंचा प्रमाण पत्र है। लेकिन किसी न किसी कारणवश इनमें से अधिकांश, खास करके दूरदर्शन के चैनल हैं या रेडियो के चैनल हैं, वो मनोरंजन तक सीमित होकर के रह जा रहे हैं। केवल कुछ ही चैनल हैं या जो सामान्य चैनल हैं उस पर केवल कुछ ही कार्यक्रम ऐसे आते हैं जो साक्षरता पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अभियान की ज़रूरत है जिसमें हम संचार माध्यमों का उपयोग करके इस देश के विभिन्न अंचलों के, विभिन्न गांवों के, विभिन्न समुदायों में जो व्याप्त असाक्षरता है उसका हम निराकरण करें, उसको दूर भगाएं। ये इन संचार माध्यमों की सबसे बड़ी उपयोगिता होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या ये संचार माध्यम या संचार माध्यमों में काम करने वाले लोग या पूरा देश, पूरा समुदाय स्वतः हो जाएगा साक्षर या स्वतः कर लेंगे सफलता के जो प्रयास हैं? मुझे लगता है यहां पर एक बात है जिस पर हम सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जब तक हम किसी संचार माध्यम से संबंधित या उसकी भाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम उस संचार माध्यम के लिए कोई कार्यक्रम ठीक से नहीं बना पाएंगे। जैसे रेडियो की एक अलग भाषा है, एक अलग व्याकरण है रेडियो प्रोग्राम बनाने का, दूरदर्शन के प्रोग्राम बनाने का अलग व्याकरण है। जो आज न्यू मीडिया या आप कह लीजिए इंटरनेट वगैरह का उपयोग हम कर रहे हैं उस पर कोई संदेश देने का अलग ग्रामर है। इन बातों को समझने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि आज जरूरत है हमें मीडिया साक्षरता की। अगर मीडिया साक्षरता होगी तो निश्चित रूप से हम उन कार्यक्रमों का निर्माण कर पाएंगे जो समाज पर एक लंबा प्रभाव छोड़ेंगे, एक गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर हमारे देश की जनता मीडिया के प्रति साक्षर है, मीडिया की भाषा समझती है, मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करती है, तो निश्चित रूप से जनता का विकास होगा। अगर हमने बहुत बढ़िया कार्यक्रम बनाया और हमारी जनता उसको नहीं समझती, हमारा जो श्रोता वर्ग है उसको नहीं समझता है, तो हमारे अच्छे कार्यक्रम भी बेकार हो सकते हैं, प्रभावी साबित नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में केवल जो मीडिया के कार्यक्रम हैं उनको बनाने वाले लोगों को
ही मीडिया साक्षरता में प्रवीण होने की जरूरत तो है ही, इसके साथ ही साथ जो श्रोता वर्ग है, जो समाज है, जो देश है, उसकी आम जनता भी मीडिया की भाषा को समझे, तभी उनका विकास संभव हो पाएगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि मीडिया साक्षरता वास्तव में है क्या, क्या क्या बातें इसके अंतर्गत आती हैं। मीडिया साक्षरता के अंतर्गत वे क्या क्या गुण हैं जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत होने चाहिए, इन बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है मीडिया साक्षरता के अंतर्गत कि किसी एक विशेष परिणाम को पाने के लिए, एक विशेष कार्य को करने के लिए हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। अगर परिणाम को ध्यानगत रखते हुए कोई व्यक्ति अथवा कोई समूह ये कार्य करता है कि संबंधित सूचनाएं प्राप्त हों, उनका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए और उनको सही संचार माध्यम का प्रयोग करके उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको इसकी जरूरत है, तो पहला गुण सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण और प्रसारण का होना मीडिया के साक्षरता के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यह है कि जनता के लिए व्याख्यानों और संप्रेषण के लिए सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार एवं कौशलों को भी मीडिया साक्षरता के अंतर्गत रखा जाता है। किन किन सूचनाओं को हम लें और कैसे प्राप्त करें, साथ ही साथ किन सूचनाओं को प्राप्त करने का मुझे अधिकार है, इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे देश में सूचना के अधिकार का जो कानून है वो लागू किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, किसी ग्रुप के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखने की है कि सूचनाओं को कैसे प्राप्त किया जाए, किन सूचनाओं को प्राप्त किया जाए। अगर उन सूचनाओं के पक्ष में कोई प्रमाण की जरूरत है तो उन दस्तावेजों को प्राप्त करने का क्या तरीका है, इन सब सारी चीजों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो जो मीडिया साक्षर व्यक्ति है वो इन बातों से भली भांत अवगत होता है। तो मीडिया साक्षरता के अंतर्गत जो दूसरी बात यह है वो सूचनाओं के अधिकार, यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार क्या होता है, किन किन सूचनाओं को हम प्राप्त करें, कैसे उनका उपयोग करें, क्या हम सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं किसी जानकारी के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए या किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए, यह भी मीडिया की साक्षरता के अंतर्गत आता है। तीसरी बात यह है कि मीडिया साक्षरता के अंतर्गत पठन, लेखन, कहानी कथन एवं मीडिया से संबंधित आलोचनात्मक जागरूकता, कंप्यूटर साक्षरता एवं सामाजिक संप्रेषण की भूमिकाओं की व्याख्या भी आती है। कहने का मतलब ये कि अगर आप देखेंगे जो आज के जो नए जो इनोवेशंस हुए हैं, विशेष करके संप्रेषण के अथवा संचार के क्षेत्र में, उनका हम कैसे उपयोग करें, उनसे संबंधित क्या कौशल हैं, पत्र लेखन के क्या कौशल हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके भी लिखने के तरीके होते हैं। यह भी माध्यम साक्षरता के अंतर्गत आता है। पढ़ना सबसे बड़ा पावर है, लिखना दूसरा सबसे बड़ी ताकत है व्यक्ति के पास, यह भी साक्षरता के अंतर्गत आती है। मीडिया से संबंधित या मीडिया के माध्यम से प्रसारित या प्रकाशित बहुत सारी बातें हमारे सामने देखने को आती हैं, तो कैसे हम उसकी आलोचना करें
या न करें, करें तो कैसे करें, कहीं ऐसी आलोचना न कर दें जिससे किसी को आघात पहुँचे, किसी की मान हानि हो, ऐसी आलोचना नहीं होनी चाहिए। तो यह भी बात जो है मीडिया साक्षरता के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर की साक्षरता भी आती है। आज कंप्यूटर हमारे जीवन में इतना घुसपैठ कर लिया है कि कंप्यूटर के बगैर आम जनमानस अगर कहे कि हम रह सकते हैं तो संभवतः आज की तारीख में इस बात को स्वीकार कर नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समाज में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, समाज की बातों को जो मीडिया तंत्र है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें क्या तरीके प्रयोग में लाने चाहिए, क्या कौशल हैं, इन सब सारी बातों को भी जो मीडिया की साक्षरता है उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके अलावा संप्रेषण की एक आलोचनात्मक एवं विचारशील उपभोक्ता होने के नाते यह भी जरूरी है कि किस प्रकार के शब्द, दृश्य, ग्राफ और ध्वनि मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ जो आपको स्वीकार करनी होगी वो ये है कि जो टेलीविज़न है उसका आम जनमानस में बहुत गहरी घुसपैठ है, और टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप केवल दृश्य ही नहीं देखते हैं, कुछ शब्द भी आते हैं, ध्वनि भी आती है, संगीत भी आता है, ग्राफ्स भी आते हैं। ये सारी बातें हमको देखने को मिलती है, और इन बातों को हम कंप्यूटर के भी स्क्रीन पर देख लेते हैं जब हम किसी सामग्री को पाना चाहते हैं। तो कभी कभी ये सभी प्रकार के सामग्री हमको मिलते हैं और कभी कभी इनमें से कुछ देखने को मिलते हैं। यदि हमको ये नहीं पता है कि जो बात बोली जा रही है उसी को ग्राफ के माध्यम से समझाया जा रहा है, कैसे ग्राफ जो बात कही जा रही है उसको किस प्रकार से उसकी मदद कर रहा, अगर ये बात नहीं समझ में आती तो निश्चित रूप से हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि जो हमारा उपभोक्ता है, जो हमारा दर्शक है, जो हमारा श्रोता है, उसको भी इन सारी बातों की जानकारी होना चाहिए। अन्यथा हम जो बात प्रसारित करना चाहते हैं, हम जो बात वो उसके तक पहुंचाना चाहते हैं, वो शायद न पहुंच पाए। और कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर लोग ठीक से नहीं समझ पाते, उसके व्याख्या अलग तरीके से करते हैं, तो कभी न कभी विवाद की भी स्थिति पैदा हो सकती है। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत केवल रेडियो और टेलीविज़न ही नहीं है। आज आप देखिए मोबाइल फ़ोन का भी बहुत ज़बरदस्त उपयोग हो रहा है, और आज इंटरनेट तो मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है, और इसके अलावा बहुत तेरे प्रकार के जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास हुआ है। उसके माध्यम से हम, कोई ज़रूरी नहीं कि हम केवल एक कमरे में बैठ करके डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर का उपयोग करके उसके स्क्रीन पर ही हम इंटरनेट एक्सेस कर लें। आज तो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी ये बातें उपलब्ध हैं। तो हमें कैसे उसको एक्सेस करना चाहिए, कब एक्सेस करना चाहिए, उसकी भाषा क्या है, उसमें मैसेज को किस प्रकार हम भेजते हैं, उसके कौशल भी आने चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक जो कभी कभी यह समस्या के रूप में लोग व्यक्त करते हैं, इस पर बात करना चाहूँगा कि जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो SMS किया जाता है, जो संदेश भेजा जाता है, उसमें बहुत ही एब्रिविएटेड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, बहुत संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यू लिखना है, YOU, तो जो है स्मॉल यू या कैपिटल यू लिख दिया, उससे बात जो है समझ में आती है। ARE लिखना है तो केवल R शब्द अक्षर लिख दिया, इससे काम चलाते लोग। और कभी कभी इस पर यह बात होती है कि ये SMS की जो भाषा है वो हमारी भाषा को डिस्ट्रॉय कर रही है। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भाषा किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करती, नष्ट नहीं करती। हर माध्यम का अपना एक व्याकरण है, और उसी व्याकरण के तहत ही हम उसका उपयोग करने के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं।
मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन इतना छोटा होता है कि उस पर बहुत बड़े बड़े शब्द लिखें तो शायद जब उसको पढ़ा जाए और उसको आगे खिसका करके जब पढ़ते हैं तो शायद मीनिंग उतनी क्लियर न होए, या जो संदेश प्राप्त करता है उसको पढ़ने में, उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज जो है इस तरह के जो संक्षिप्त भाषा का प्रयोग है हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर माध्यम का अपना व्याकरण है, कार्यक्रम बनाने के लिए और कार्यक्रमों को समझने के लिए। यदि ये व्याकरण, यदि ये जो उसके कौशल हैं, यदि कार्यक्रम को बनाने वाले और कार्यक्रम को समझने वाले दोनों समझ जाएं, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ये समाज मीडिया के पैमाने पर साक्षर है, और मीडिया के पैमाने पर अगर समाज साक्षर है तो निश्चित रूप से मीडिया प्रभावशाली होगा। अब आइए अंत में ये चर्चा करते हैं कि साक्षरता किस प्रकार एक ताकत है, विशेष करके मीडिया साक्षरता। देखिए, इस पृथ्वी पर जब मानव का विकास इतना नहीं हुआ था तो और अधिकांश जनसंख्या निरक्षर थी, चाहे वो हमारे देश की रही हो या किसी दूसरे देश की रही हो। ऐसे समाज में क्या होता था कि एक दो लोग स्टोरी टेलर होते थे, वो जो कह देते थे वो लोग मानते थे। ऐसा समाज का सोच था कि एक विशेष व्यक्ति, उसको इतिहास का ज्ञान है, उसको नियमों का ज्ञान है, विशेष करके सामाजिक नियमों का, और वो व्यक्ति जो कहता है उसको मानने में ही भलाई है। इसलिए एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता था जो समाज को संचालित करने का कार्य करता था, और जैसा ये लोग कहते थे वैसे ही समाज उनकी बातों का अनुकरण करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को आया कि ये लोग समाज के उन्नयन को न ध्यानगत रखते हुए कुछ ऐसी भी बातें कर गए, ऐसी भी बातें बता गए जो समाज का विकास न करके समाज का विनाश करने का कार्य किया। ऐसी स्थिति में कुछ लोग समाज के जो पढ़ने की तरफ अग्रसर हुए, जो लिखने की ताकत हुई उनमें, तो वो लिखित सामग्रियों को जब पढ़ करके अपनी बातों को लिख करके दूसरों तक पहुंचाने लगे, तो केवल उनका विकास नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे विकास समाज के अन्य जनों का होने लगा। एक व्यक्ति जब गांव में पढ़ा लिखा होता है तो वो चाहता है कि दूसरे भी पढ़ लें ताकि उसकी बात को समझें, और इस प्रकार ये बात फैलने लगती है, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि गांव में काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी साक्षर लोग देखने को मिलेंगे। जब साक्षरता बढ़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति लिख सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सुन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है। कहने का मतलब यह है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों को लेकर के गंभीर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में समाज का उन्नयन होता है और धीरे धीरे समाज लोकतांत्रिक होने लगता है। लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो ये जो है साक्षरता की एक ताकत है जो समाज में ऐसा परिवर्तन ला सकती है और लाई है। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में यदि साक्षरता की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साक्षरता को दो संदर्भों में लिया जाना चाहिए। एक तो संदर्भ है पढ़ने लिखने की शक्ति, पढ़ने लिखने के कौशल, गणितीय कौशल का विकास हो, और दूसरा जो इसका पक्ष है साक्षरता का वो है मीडिया साक्षरता। क्योंकि आज का जो वर्तमान परिवेश है वो मीडिया के बगैर संभव नहीं है। केवल लिखने, बोलने और पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। आज
विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे आसपास हैं और हम उनसे घिरे हैं। यदि हम मीडिया साक्षरता नहीं रखते हैं, मीडिया साक्षरता के पैमाने पर कमज़ोर हैं, तो जो बात हमारे काम की हो सकती है उसको ध्यानगत न रखते हुए, उनको स्वीकार न करते हुए हम ऐसी बातों में उलझ सकते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि ये कार्यक्रम अच्छे नहीं हैं, वो कार्यक्रम अच्छे हैं, इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये सब बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आपके पास इतनी सोच है, ये कौशल हैं कि आप एक विकासात्मक आलोचना कर सकें? यदि हाँ, तो हम ये कहेंगे कि आप मीडिया साक्षरता के पैमाने पर साक्षर हैं। यदि आपकी आलोचना केवल आलोचना के लिए है, केवल एक बहाना ढूंढने के लिए है, अपने को बचाने के लिए है, तो निश्चित रूप से हम यह कहेंगे कि आप मीडिया के साक्षरता के लिए कमज़ोर हैं। और आज ज़रूरत है समाज में कि मीडिया के पैमाने पर केवल मीडिया को बनाने वाले, मीडिया कार्यक्रमों के लिए काम करने वाले ही मीडिया साक्षर न हो, बल्कि हमारा आम जनमानस, आम श्रोता, आम दर्शक भी साक्षर हो।